Hello everyone, this is Sir Pasha and we are back with more lectures on circular motion. अच्छा, आज का लेक्चर थोड़ा सा एक्साइटिंग है बिकॉज फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स विल बी डीलिंग विद डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड विल ट्राई टू फिगर आउट दैट इन डिफरेंट प्रैक्टिकल केसेस विच फोर्स सर्व्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम देखेंगे किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशंस डिफरेंट केसेस में हम बना सकते हैं एंड देन विल बी ऑल्सो लुकिंग इनटू क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग दोज प्रैक्टिकल केसेस और फिर हम we'll move on towards past paper questions. So, but before really move on towards the practical example, let me just give you a quick recap of what we have studied till now in the previous 4-5 lectures. We have looked into all of these equations: S equal r theta, where S is the arc length, r is the radius, theta is the angular displacement, omega angular velocity or angular speed, v is the linear speed, ac centripetal acceleration, and fc centripetal force. अच्छा, like in the previous lectures that you can see here, particularly जब हम centripetal force पे बात कर रहे थे, तो we looked into the equation Fc equal mv square over r or Fc equal mr omega square, and we try to understand that these are the two equations. ये जो दो equations हैं ना, technically ये दोनों same equations हैं, like एक v की form में एक omega की form में, but they are the same thing. ये इक्वेशन हमें बताती क्या है? दिस इक्वेशन टेल्स अस द अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कीप द ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर पाथ. ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रोके रखने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी ताकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मेंटेन रह सके. और लाइक दैट फोर्स डिपेंड अपॉन द मास, स्पीड एंड रेडियस कि भाई जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास क्या है, वो किस स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और आपके सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है. या सिमिलरली अगर आप एंगुलर स्पीड बता दे तो आई कैन यूज mr ओमेगा स्क्वायर. एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन द प्रीवियस क्लास कि भाई ये वो फोर्स है जो कि चाहिए. Now, if an object is moving in a circular path and I see कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है, इसका मतलब I can assume कि इसको जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए एज कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन एम वी स्क्वायर ओवर आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर, इस ऑब्जेक्ट को उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है. वो किसी भी फॉर्म में मिल सकती है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ फोर्स. It can be a component of a force. It can be like resultant of multiple forces that would be serving as the centripetal force. ऑल्सो इन द प्रीवियस क्लास मैंने बहुत बेसिक ओवरव्यू दिया था, बट बहुत डेप्थ में बात नहीं की थी कि जब एक ऑब्जेक्ट एक कार जब एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही होती है तो फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे टिक गया या उस सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रैक को, तो आई कैन अज्यूम कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए उसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स मिल रही है. तो टू एलैबोरेट इट मोर in a little detail, I have something for you. Now, this is a toy car and this belongs to my son and he must be looking for his car. In fact, he has been looking for this car. वो मुझे से वापस करना है. But for this recording, yes, we can use this. ये कार नहीं, kind of कोई ट्रक है, excavation truck or I don't know. But like if you can see this car, like अगर आप देखो इस कार को, let's say अगर ये कार circular path पे move कर रही है, you know, like if this is following a circular path, तो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे टिके रहने के लिए एक फोर्स चाहिए. वो फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मस्ट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. नाउ इफ आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज द सर्किल, जैसे ये मेरा आईपैड है, लेट्स आप अज्यूम कर लो कि लाइक इसके अराउंड ये घूम रहा है और लेट्स समवेयर इसका सेंटर यहाँ पर मौजूद है. तो इफ दिस कार इज मूविंग लाइक दिस, इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट कर रही है? फ्रिक्शन इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द मोशन. फ्रिक्शन सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है. नाउ अगर मैं इस कार को लाइक बैक व्यू देखता हूँ, इसको पीछे से देखता हूँ, तो व्हाट आई कैन सी इसके फ्रिक्शन यूज आ रहा हो. ठीक है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से मैं आपके सामने थोड़ा सा इसके डिफरेंट व्यूज़ बना देता हूँ. तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई लुक इनटू द एग्जांपल ऑफ अ कार कॉर्नरिंग ऑन अ लेवल रोड, तो जब कार टर्न ले रहा होगा ना, एक लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस, अभी हमारे पास सरफेस हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पर मेरी कार जो है वो टर्न ले रही है. ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट द बैक व्यू वुड लुक लाइक इज दिस, कि फॉर एग्जांपल आप कार को पीछे से देख रहे हो, दिस इज द बैक व्यू ऑफ द कार. ये थोड़ी अच्छी ड्राइंग बन गई है.
बट एनीवेज दिस इज द कार। अब इस कार को जब मैं पीछे से ऑब्जर्व करूंगा ना तो इसका वेट नीचे की तरफ होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि कार ने एक हॉरिजॉन्टल एल्टीट्यूड मेंटेन किया हुआ है, वर्टिकल एल्टीट्यूड। कार ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स ना। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ जा रही है, वो टूवर्ड्स द सेंटर जा रही है। तो दिस इज वेयर द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज एक्टिंग। दिस इज द बैक व्यू। अगर इसी को मैं ऊपर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा, इफ आई ट्राई टू ऑब्जर्व दिस कार फ्रॉम द टॉप, तो मुझे कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये कार अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद यही कार यहाँ पर आ जाएगी और फिर थोड़ी देर बाद ये कार और आगे आ जाएगी। सो लाइक दिस इज द कार विच इज फॉलोइंग द सर्कुलर पाथ। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे ना तो व्हाट यू वुड सी ऑन द टॉप इज कि आपको ऊपर से सिर्फ और सिर्फ लाइक ऐसे देखोगे ना तो ऊपर आने वाली फोर्स और नीचे जाने वाली फोर्स तो आपको नजर नहीं आएगी ना। इफ यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द टॉप से आपको सीधा सीधा वो फोर्स नजर आ जाएगी जो कि टूवर्ड्स द सेंटर जा रही है, विच इज फ्रिक्शन, एंड दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इन दिस केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, the friction acts as the centripetal force. So N is equals to W, like the upward force and the downward force, normal contact force and weight, they both are equal to each other. And then the force which is left is the frictional force. So the frictional force F provides the necessary centripetal force for the car's circular motion. तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मेंटेन्ड है ना तो आई कैन अज्यूम एंड डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए उतनी इसको मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। अगर ऐसा हो कि लाइक आप अपनी स्पीड बढ़ा दो, तो इफ़ यू लुक एट द इक्वेशन mv²/r, तो स्पीड बढ़ाने से आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि कभी कभार लेट से फ्रिक्शन की ना एक लिमिट है, किसी भी लाइक टायर के सरफेस और रोड के बीच जो फ्रिक्शन होता है ना उसकी एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसको हम मैक्सिमम स्टैटिक लिमिट भी कहते हैं ऑफ द फ्रिक्शन। तो होता ये कि जब आप लाइक स्पीड बढ़ाते हो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए। नाउ द ओनली फोर्स दैट इज प्रोवाइडिंग यू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज फ्रिक्शन। So if the friction is sufficient enough to provide for the centripetal force, fair enough, you will stay in the circular path. But at times आपने देखा होगा कि लाइक जब गाड़ियाँ ओवर स्पीडिंग कर रही होती हैं तो पर्टिकुलरली सर्कुलर पाथ पे वो क्या होता है, वो ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं। वो ट्रैक से बाहर इसीलिए निकल जाते हैं, वो सर्कुलर पाथ को इसीलिए लाइक मेंटेन नहीं कर पाते बिकॉज जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स उनको टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए, फ्रिक्शन उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स उनको प्रोवाइड नहीं कर पाता। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि लाइक रोड स्लिपरी है, या हो सकता है आपने स्पीड इतनी बढ़ा दी है कि लाइक जो मैक्सिमम फ्रिक्शन थी वो भी सफिशिएंट नहीं है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो द ऑब्जेक्ट विल स्किड आउट ऑफ द सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाएगा। तो इफ़ द रोड्स और टायर्स डू नॉट प्रोवाइड इनफ फ्रिक्शन द कार विल नॉट गो राउंड द बेंड। और अगर फ्रिक्शन मिल गए, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मेंटेन कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो आई कैन से एफ सी इक्वल स्मॉल एफ विच इज फ्रिक्शन, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन, सो mv²/r इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ विच इज friction, yeah, mr omega square. So this is the basic study that we had to discuss in the case of horizontal circular motion. Now इसके हवाले से लेट्स से अगर मैं कोई एक क्वेश्चन देखना चाहूँ तो यू कैन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ टॉय ऑफ मास 60 grams प्लेस ऑन द एज ऑफ अ रोटेटिंग टर्न टेबल। सो हम सबके घर पे यार कोई ऐसी टर्न टेबल ज़रूर मौजूद होती है, लाइक जो काइंड ऑफ कोई सर्कुलर टेबल हो यार, उसके ऊपर हम सब ने बचपन में ये किया हुआ कि हम उस टेबल को ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं और एक पॉइंट आता है जब हमारी स्पीड बढ़ती है तो वो चीज़ बाहर निकल जाती है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस एज वेल। द रेडियस ऑफ द टर्न टेबल हैज़ बीन गिवन टू यू एज 15 centimeters and the turntable rotates making 20 revolutions every minute. Okay, calculate the resultant force acting on the toy. Now when they say calculate the resultant force acting on the toy, in this case friction provides the centripetal force and that is the resultant force acting on it. तो लाइक अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द मोबाइल कवर ऑफ माई सेल फोन
ठीक है। और लेट्स से अगर मैं इस आईपैड के ऊपर ट्राई करूँ समझाने की, तो व्हाट हैपेंस इज कि जब मैं इस आईपैड को ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, तो when this iPad is moving, like assume this as a turntable, तो ये जो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, ये भी इसके साथ साथ मूव कर रहा है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे किसने रोका हुआ है? इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस और आईपैड के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, उसने रोका हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा ना, तो इसकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ती जाएगी। और अगर मैंने इसकी स्पीड इतनी बढ़ा दी कि द अवेलेबल फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि स्पीड के बढ़ने से रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है, तो द ऑब्जेक्ट विल लीव द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे तो उसकी केस में अच्छी खासी इसके पास फ्रिक्शन अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सर्फेस, बट स्टिल जब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो ये ट्रैक से बाहर निकल जा रहा है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। द क्वेश्चन हैज गिवन मी द मास, मुझे मास गिवन है 60 ग्राम्स। सो मास इज 60 ग्राम्स बिकॉज आई नीड टू कीप मास इन दी SI यूनिट। तो मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10⁻³ और डिवाइडिंग इट विद 1000. So this is the mass in kilograms, and I've been given the radius of the turntable as 15 centimeters. So the radius is 15 exponent -2. Again radius is in centimeters. I need that in meters. तो मैं 100 से डिवाइड कर दूँ या 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दूँ. Now it says calculate the resultant force. अच्छा, now the turntable makes 20 revolution every minute. तो turntable 1 मिनट में 20 revolution कर रहा है. Now this is a way of sharing the information about the angular speed. Revolutions per minute is a very common way of sharing the angular speed. तो हमने पिछली क्लास में भी इसकी कन्वर्जन देखी थी, यहाँ पे दोबारा भी देख लेते हैं. लाइक मुझे अगर मल्टीपल तरीके में दोनों तरीका एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 रेवोल्यूशंस 1 मिनट में हो रहा है, राइट, यानी 60 सेकेंड्स में 20 रेवोल्यूशंस हो रहा है. तो अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं 60 को 20 से डिवाइड कर दूँ, लाइक टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर 20 इन 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में. तो अगर मैं 60 को 20 से डिवाइड कर दूँ, आई विल गेट 3 सेकेंड्स. तो मुझे पता लग जाएगा भाई 3 सेकंड में ना मेरा ऑब्जेक्ट एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर रहा है. लाइक 20 टाइम्स सर्किल कंप्लीट कर रहा है 60 सेकेंड्स में, तो 3 सेकंड में एक दफ़ा कर रहा है. और दैट्स एन ईजी कैलकुलेशन टू मेक. Now this is capital T, okay? So I know M, I know R, I know capital T. और आपको ये पता होना चाहिए, अगर मुझे capital T पता है इसका मतलब मुझे ओमेगा पता है. तो what I can do is कि भाई मुझे पता है जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये टॉय जो टर्न टेबल पे पड़ा हुआ है, इसको फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स ना. तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर. मैं एम वी स्क्वायर ओवर आर इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे स्पीड नहीं गिवन है, मुझे टाइम पीरियड गिवन है ना. तो टाइम पीरियड से मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ. हमने पीछे देखा हुआ ओमेगा इज 2 पाई ओवर कैपिटल टी. तो इन प्लेस ऑफ मास आई विल राइट एम एज इट इज, आर एज इट इज. ओमेगा की जगह आई विल राइट 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर एज इट इज. Now I'll put on the values. M is 60 exponent -3, radius is 15 exponent -2, and omega is 2 pi by the time is 3 seconds square as it is. तो मैं इसको simplify करूँगा तो I'll get 0.039 newtons. Alright, so this is the centripetal force which is required, and for sure ये centripetal force available है. Centripetal force is the resultant force that acts towards the center. तो ये available है, तभी ऑब्जेक्ट ने अपना circular path maintain किया हुआ है. Alright, now the same question can be done in another way. लाइक ओमेगा के ऊपर बात करता हूँ मैं पर्टिकुलरली. लेट्स से मुझे ओमेगा गिवन है 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो आई कैन राइट इट एज 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट. और फिर मैं क्या करूँगा, 20 की जगह 20 एज इट इज़. रेवोल्यूशन, लाइक ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, मैं इसको SI यूनिट में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक रेवोल्यूशन इज़ 2 पाई रेडियंस. तो 20 एज इट इज़, रेवोल्यूशन की जगह राइट 2 पाई रेडियंस. और मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इन प्लेस ऑफ मिनट आई कैन राइट 60 सेकेंड्स. तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम रेवोल्यूशंस पर मिनट आई एम इनटू रेडियंस पर seconds, which is the SI unit. Now this angular speed is good to go to be applicable in equation. दोबारा समझ लें, मुझे given था 20 revolutions every minute. So 20 revolutions per minute. What I'll do is 20 की जगह 20 as it is. एक revolution में 2 pi radians होते हैं, तो revolution की जगह I have written 2 pi. 1 मिनट में 60 seconds होते हैं, तो मिनट की जगह I have written 60. Now if I simplify this,
लाइक मुझे ओमेगा भी पता है, सब कुछ पता है ना, तो मैं मास की जगह क्या पुट करूँगा, मास की जगह आई विल बी राइटिंग 60 एक्सपोनेंट माइनस 3, रेडियस की जगह 15 एक्सपोनेंट माइनस 2 एज इट इज जो उसकी वैल्यूज है। ओमेगा की जगह आई कैन राइट 20 इंटू 2 पाई बाई 16, ये आपका पूरा ओमेगा है, तो ये 20 इंटू 2 पाई बाई 60 मैंने एज इट इज पुट कर दिया है। स्क्वायर एज इट इज बिकॉज इन ओमेगा आई हैव अ स्क्वायर, तो आई पुट ऑन अ स्क्वायर हियर एज वेल, and when I'll simplify this I'll get 0.039 newtons again. Obviously it would give me the same answer. So I hope it's clear till now. Next part is explain why the toy falls off when the speed of the turntable is increased. आई थिंक अभी मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था कि लाइक अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन वो फोर्स प्रोवाइड करता रहेगा। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो फ्रिक्शन कम ऐड करेगा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ऐड करेगा, वो कोई मसले की बात नहीं है। बट फ्रिक्शन की एक लिमिट है, एक हद है ना, एक मैक्सिमम वैल्यू है जो कि फ्रिक्शन की अवेलेबल है। लाइक अगर आप अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दोगे कि आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इवन ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज़ अवेलेबल, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे नहीं रहेगा। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, इसके mv स्क्वायर ओवर r या mr ओमेगा स्क्वायर इज द इक्वेशन दैट टेल्स अस the amount of centripetal force which is required in order to keep the object in the circular path. तो अगर मिसाल के तौर पर सर्कुलर पाथ पर है तो फ्रिक्शन अवेलेबल है और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। आपने अगर स्पीड इतनी बढ़ा दी है कि लाइक जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज़्यादा हो गई है गिवन द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन के, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टे इन द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे आई कैन ऐड ऑन और आई कैन राइट द आंसर एज फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, the required centripetal force increases with its speed, the toy falls off because the frictional force between the turntable and the toy is not sufficient to provide for the centripetal force. So I think that's all folks for the concept of how friction serves as the centripetal force on an object moving on a flat circular track. So I hope this lecture was helpful. Please do let us know in the comment section if you're able to understand the concepts, and see you in the next lecture. Allah Hafiz.